हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है कि मतलब कि हम कितने टाइम में उस जो भी हमने प्रोजेक्ट लिया है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारी कंपनी के पास आया है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे कि हम ये शेड्यूल बनाते हैं कि हम कितने टाइम में हम उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वो होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एस्टिमेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आफ्टर कोस्ट एस्टिमेशन। मीन्स कोस्ट एस्टिमेशन के बाद हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बनाते हैं। ठीक है, फर्स्टली जब हमारे पास आता है कोई भी सॉफ्टवेयर बनने के लिए, डेवलप के लिए, तो हम क्या करेंगे तो ऑफ कोर्स कोस्ट एस्टिमेशन तो लगाएंगे ही ना, उसका पहले कोस्ट एस्टिमेशन लगाएंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करेंगे कि हमें किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है ना। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हमें ये पता चल जाता है, लेकिन हम वो नहीं होता कि 100% श्योरिटी नहीं होती कि उस टाइम में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो जाएगा, बट हम एस्टिमेट लगा के चलते हैं, क्योंकि एस्टिमेट लगाएंगे तभी हम उस अकॉर्डिंग, है ना, जो प्लान करते हैं कि हाँ हम ये जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेवलपमेंट हम 1 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। तो उस अकॉर्डिंग हम क्या है, शेड्यूल बनाएंगे कि किस फेज़ को हमें कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट फ़ेज़ है, रिक्वायरमेंट फ़ेज़ में हम जो रिक्वायरमेंट फ़ेज़ है हम उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। फिर कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, तो हर का क्या है शेड्यूलिंग क्या हो जाता है, हम एस्टिमेट लगा के चलते हैं इतने टाइम में हम क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग ये होता है हमारा और ये होता है कोस्ट एस्टिमेशन के बाद हमारा होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। द मेन गोल ऑफ द शेड्यूल एस्टिमेशन इज़ टू फाइंड आउट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट फेजेस। मीन्स क्या है कि इसके अंदर हम क्या एस्टिमेट लगा के चलते हैं, मेन जो पर्पज़ है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का, कि हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगा के चलते हैं, मान के चलते हैं कि हमारी टोटल ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, और जो उसके जो डिफरेंट फेजेस हैं उनको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, द मैन पावर एंड डिफरेंट रिसोर्सेज हैव टू बी एलोकेट अकॉर्डिंग टू द फिक्स शेड्यूल। ऑफ कोर्स जो हमने शेड्यूल फिक्स कर दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोजेक्ट को कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सारी चीज़ें शेड्यूलिंग में हम देखते हैं। देयर इज़ सम रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड द टोटल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स इनके बीच में रिलेशनशिप होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट में है कितना टाइम लगेगा ना, कितना ड्यूरेशन लगेगा, और टोटल एफर्ट कितने लगेंगे हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज़ an independent variable because each project will require some time to finish and this time cannot be reduced by putting more people on the project। of course है जिस शेड्यूलिंग में इसने क्या बोला है कि जिस शेड्यूल में यानी जिस फेज़ को मतलब ये है कि कंप्लीट होने में फॉर एग्जांपल 2 वीक लगते हैं, है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि ये ऑन दिस टाइम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय पुटिंग मोर पीपल। मतलब ये नहीं है कि अगर उस फेज़ को कंप्लीट करने में 2 हफ्ते लग रहे हैं, अगर उसमें हम उस फेज़ में हम नंबर ऑफ़ स्टाफ्स बढ़ा दें, है ना, नंबर ऑफ़ पीपल्स बढ़ा दें, वर्कर्स बढ़ा दें, तो क्या हमारा वो जो उस फेज़ को फिनिश करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो यहाँ रीज़न दिया हुआ है। हम ये सोचते हैं ना कि हाँ नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ा देंगे तो ऑफकोर्स वो जो हमारा फेज़ जो कंप्लीट है 2 वीक में, वो क्या पता 1 वीक में हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे रीज़न दिया, बिकॉज इफ़ देयर आर n पर्सन एंड ऑल नीड्स टू कम्युनिकेट then there are n2 communication path and each communication path consumes time. Hence by increasing the staff for a project we may actually increase the time spent in communication। है ना, समझे? अब क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ़ स्टाफ्स को बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ़ पीपल्स को बढ़ा देंगे, तो ऑफकोर्स अगर नंबर ऑफ़ पर्सनस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी तो बढ़ जाएगा ना, है ना, वो बढ़ जाएगा। अब कम्युनिकेशन बढ़ गया है तो ऑफकोर्स उसमें भी तो टाइम कितना डिले जाएगा, है ना, टाइम कितना कंज्यूम होगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन पाथ है वो क्रिएट हो जाएगा और वो मल्टीपल पाथ क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, बल्कि जल्दी काम करने की बजाय वो और डिले हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़
क्या है कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज़ द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ऑफ कोर्स जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम का और एफर्ट का। इट ऑल्सो डिस्क्राइब वट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड एट वट टाइम। मीन्स ये क्या है, ये चीज़ और डिस्क्राइब करता है कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी हमारी जो होगी वो परफॉर्म होगी। ठीक है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब देखो क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। आइडेंटिफाई ऑल द टास्क एंड एक्टिविटी विद इन द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटी विद इन द प्रोजेक्ट, और जो हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर उससे रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटी हमें करनी है। आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी अमंग द एक्टिविटी। अब क्या करेंगे कि जो जितनी भी एक्टिविटी आपने आइडेंटिफाई की है उनके बीच में कितनी डिपेंडेंसी है वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। एस्टिमेट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लीट ईच एक्टिविटी। अब क्या करेंगे, हम एस्टिमेट लगाएंगे कि हर जो एक्टिविटी है, जितनी भी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। एलोकेट पीपल टू गेट दीज एक्टिविटी डन। ऑफ कोर्स जो भी जितनी भी एक्टिविटी है उनको कंप्लीट करने के लिए कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी के जो ऑर्डर को है डिटरमाइन करेंगे। एस्टिमेट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ एंटायर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स अब ये देखेंगे कि कितना कंप्लीट जो हमारा जो प्रोजेक्ट है डेवलप होने में कितना टाइम कंप्लीट लेगा। ठीक है, वो हम एस्टिमेट लगाएंगे। अब देखो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक। अब क्या है, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूल जो हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करेंगे उसके अंदर क्या है, किन टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। फर्स्टली जो है टेक्निक WBS मीन्स वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। यहाँ हमें नेम से ही पता चल रहा है कि जो भी वर्क है हम क्या करेंगे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि क्या हो कि एक तो क्या है कि कंप्लीट, अब ये एग्ज़ाम्पल लगा के चलो कि हम एक कंप्लीट क्या करते हैं कि जैसे कंप्लीट बुक है हमारे पास। ठीक है, कि हम एक कंप्लीट बुक दे दी, हमने एक पर्सन को दी थी कि आपको ये कंप्लीट करनी है बुक। ठीक है, राइट डाउन करनी है या फिर प्रिंट आउट करनी है ये कंप्लीट बुक। और एक दूसरी चीज़ क्या है कि हम क्या करेंगे, हम टॉपिक्स को डिवाइड कर देंगे या फिर नंबर ऑफ़ पेजेस डिवाइड कर देंगे, है ना, पीपल्स में या स्टाफ में कि आपको ये पोर्शन आपको करना है। अब ये देखो कौन से वाला जो वर्क है वो जल्दी कंप्लीट होगा, जिसमें हमने डिवाइड किया है स्मॉल पार्ट्स में, है ना, क्योंकि वो क्या है, वर्क हमारा डिवाइड हो गया है। जो वर्क अगर डिवाइड हो जाता है तो वो जल्दी हो जाता है ना। अब एक के ऊपर क्या है, बर्डन नहीं आया। तो वही चीज़ है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर इज ब्रेकिंग डाउन एन एंटायर प्रॉब्लम इनटू अ लॉजिकल सेट ऑफ टास्क। अब क्या करेंगे जो भी प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे टास्क में, है ना, टास्क दिया हुआ है इन्होंने, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे। ईच टास्क कैन बी स्प्लिट फर्दर। अब क्या है, जो भी टास्क में हमने मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे हम देखो कैन बी स्प्लिट फर्दर। अब क्या करेंगे, उस टास्क को आगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज़ रिपीटेड अंटिल ईच टास्क इज़ वेल अंडरस्टूड। और ये प्रोसीजर तब तक हम रिपीट करेंगे जब तक हमें वो टास्क अच्छे से समझ नहीं आ जाता, है ना। देन ईच टास्क कैन बी इंडिविजुअली प्लान फॉर इट्स। तो क्या करेंगे फिर बाद में, उसके बाद हम उसको इंडिविजुअली प्लान करेंगे। ठीक है, अब ये देखो कैसे है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेड्यूलिंग है ना। तो आगे हम क्या करते रहते हैं, उनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। कब तक फर्दर डिवाइड करते रहेंगे, जब तक हमें वो टास्क हमें अच्छे से समझ नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये देखो इसने क्या कर रखा है, देखो अ 3 लेवल ऑफ WBS डायग्राम फॉर सिंपल प्रोजेक्ट। एक सिंपल प्रोजेक्ट का इन्होंने मेथड दिया हुआ। देखो आप कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब उसके टास्क क्या क्या हैं आपके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन,
कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, है ना। अब देखो डिज़ाइन को इसने फर्दर डिवाइड कर दिया है 2 में, सिस्टम डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन, है ना। टेस्टिंग को भी आगे फर्दर डिवाइड किया है, अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, है ना। अब देखो अल्फ़ा टेस्टिंग होगी, बीटा टेस्टिंग होगी, उसके बाद कंप्लीट टेस्टिंग होगी। तो ये क्या, अगर अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग अलग अलग हो जाती है तो वो कंप्लीट टेस्टिंग करने के लिए इजी हो जाता है ना। आपको देखो अल्फ़ा टेस्टिंग में क्या आपको एरर मिले हैं, बीटा टेस्टिंग में आपको क्या एरर मिले हैं, तो कंप्लीट आपको एरर मिल जाता है टेस्टिंग में। तो यानी क्या है, जो भी टास्क है उसको आप फर्दर डिवाइड कर देते हो, आगे स्प्लिट कर देते हो पार्ट्स में, तो वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है टास्क, उसमें से आपको एरर फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ कंप्लीट होल टास्क, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टेक्निक है ग्रांट चार्ट। ग्रांट चार्ट क्या होता है, ग्रांट चार्ट मेक्स यूज़ ऑफ बार चार्ट्स एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो ग्रांट चार्ट है वो एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ईच एक्टिविटी भी रिप्रेजेंटेड विद अ बार अलोंग विद इट्स स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। जो आपकी जो टास्क होता है ना उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रांट चार्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, आपको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें क्या क्या आपको प्रेजेंट किया जाता है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, जो भी फेज़ आपका चल रहा है उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट इसमें प्रेजेंट की जाती है। द स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट एक्ट एज अ माइलस्टोन इन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो इसने क्या कर रखा है, SRS प्लानिंग, ठीक है। SRS प्लानिंग देखो कब तक चली आपकी, जैन टू फेब, ठीक है। स्टार्टिंग डेट आपकी जैन है और एंडिंग डेट है फेब। फिर नेक्स्ट में SRS का क्या दे रखा है इन्होंने, जैन एंड फेब। फिर प्लानिंग की है, प्लानिंग कब स्टार्ट की है, मार्च टू अप्रैल, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइनिंग आपने स्टार्ट किया था मई में और एंड किया उसको आई थिंक जुलाई के एंड में, है ना। डिटेल डिज़ाइन है, डिटेल डिज़ाइन आपने मई के मिड में स्टार्ट किया एंड जुलाई तक किया। तो यानी हर फेज़ की स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट को ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, ताकि आपको पता चल जाता है कि हमारे इस फेज़ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी एडवांटेज दे रखी है, ग्रैंड चैट आर इजी टू क्रिएट एंड मेंटेन। ऑफ कोर्स जो ये ग्रैंड चैट है वो इजीली क्रिएट किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड है, एबल टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ ईच प्रोजेक्ट टास्क एट एनी टाइम। मानिए किसी भी जो भी प्रोजेक्ट है आपका, हर प्रोजेक्ट के लिए जो भी टास्क है, ठीक है, वो किस टाइम पे स्टार्ट हुआ है, किस तरह से उसकी प्रोसेस चली है, तो वो आप क्या है ग्रांट चार्ट से इजीली आपको पता चल जाता है। एबल टू रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग और पैरेलल टास्क, आपको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पे जो भी टास्क है वो ओवरलैप हुआ है या फिर कौन कौन से टास्क हैं जो पैरेलली चले। अब देखो ओवरलैप कौन सा हुआ है, ओवरलैप देखो यहाँ पे है, डिटेल डिज़ाइन एंड सिस्टम डिज़ाइन में ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है ना। और पैरेलल में कौन सा चल रहा है, पैरेलल में भी देखो ये दोनों ही चल रहे हैं पैरेलल में, है ना, ओवरलैपिंग भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है इसमें। अब देखो डिसएडवांटेज क्या दी हुई है, डज नॉट शो इंटर रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज़, मीन्स इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें नहीं पता चलती है और ना ही ये शो करता है, ठीक है। हैंस इट डज नॉट डिफाइन विच एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अदर कैन स्टार्ट, है ना। तो ये चीज़ें भी ये हमें नहीं शो करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है हमारी PERT, PERT। PERT क्या है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, है ना। इसमें क्या होता है, PERT इज़ वाइडली यूज टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग द टाइम, कॉस्ट एंड वर्क इन अ प्रोजेक्ट, है ना। ये जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है, टाइम, जो प्रोजेक्ट की टाइम को एस्टिमेट किया जाता है उसको कंट्रोल करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, और वर्क इन जो भी वर्क हो रहा है प्रोजेक्ट में उसको कंट्रोल करने में इसका यूज़ किया जाता है इस टेक्निक का। PERT चार्ट आर द नेटवर्क चार्ट दैट रिप्रेजेंट द शेड्यूलिंग एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच टास्क और एक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये क्या है, एक नेटवर्क चार्ट है, इसको नेटवर्क चार्ट भी कहते हैं। जो PERT चार्ट है वो एज अ नेटवर्क चार्ट भी काम करता है, जो क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, शेड्यूलिंग और इंटरडिपेंडेंस, जितने भी आपके डिफरेंट टास्क हैं या फिर एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है, उन चीज़ों को ये शो करता है। जो गांट चार्ट था आपका वो
जो रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंसी है, वो शो नहीं करता है ना। पर्ट चार्ट फॉर 5 टास्क एज शोन इन फिगर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका, यहाँ पे कितने टास्क हैं आपके, 5 टास्क हैं, ठीक है। अ टास्क इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, जो लाइन के थ्रू जो हैं वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टास्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइल एन इवेंट, यानी इवेंट जो हैं वो बाय अ सर्कल, जो इवेंट है वो क्या है, सर्कल में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। अ टास्क कैन नॉट स्टार्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स इनकमिंग टास्क, ठीक है। अब देखो इनकमिंग टास्क यानी टास्क 1, अब यहाँ से इनकमिंग हो रही है इस वाले टास्क पे, ठीक है। तो यानी इसके कंप्लीट होने से पहले दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टास्क 4 कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क 1 इज़ फिनिश। देखो यही है, जब तक 1 जो टास्क है कंप्लीट नहीं होगा तब तक टास्क 4 स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सम टास्क मस्ट ऑल्सो स्टार्ट ऑन टाइम टू इंश्योर अर्लीस्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो अपने टाइम से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने टाइम से पहले स्टार्ट हो जाते हैं तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा या फिर टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिस टास्क आर कॉल्ड क्रिटिकल पाथ, यानी वो जब ये होता है, अब देखो स्टार्टिंग मतलब क्या है, हम एक एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि जो ये वाला टास्क है ना वो इस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअल में वो टास्क उसी मंथ में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जो हमने एस्टिमेट लगाया है। और जो करंट में यानी रिसेंटली जो वर्क हो गया है वो उसी टाइम पे कंप्लीट हो जाए तो यानी तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पाथ समझ आया, जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है और हमने ये बोल दिया है ठीक है, हम ये आपको जो प्रोजेक्ट हैं आपको 1 जनवरी 31 लगा के चलते हैं, जनवरी तो 31 जनवरी 2022 को ये आपको हम प्रोजेक्ट दे देंगे बना के, ठीक है। और हम 31 जैन को 2022 को ही वो हम दे देते हैं, ठीक है। तो यानी ऑन टाइम पे हो गया, जो टाइम दिया था वही उसी टाइम पे हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। ये ऐसे एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसकी, पर्ट की, इट आइडेंटिफाइज द एस्टिमेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये क्या करता है, एस्टिमेट लगाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इट आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी और टास्क, ऑफकोर्स ये क्या है, आइडेंटिफाई करता है जो भी एक्टिविटी सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। इट शोज ग्राफिकली विच टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अदर आर बिगिन। मीन्स क्या है, ये हमें शो करता है कि कौन सा टास्क जो है कंप्लीट होगा और उसके बाद कौन सा जो टास्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 कंप्लीट हो गया हमारा टास्क, उसके बाद ही हमारा जो टास्क 4 है वो स्टार्ट होगा। इट आइडेंटिफाइज द पैरेललिज्म अमंग एक्टिविटी और टास्क। ऑफ कोर्स है, पैरेललिज्म में कौन सी एक्टिविटी चल रही है वो भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पैरेलल में देखो टास्क 1 एंड टास्क 2 है ना, दोनों पैरेलल में हमारी जो एक्टिविटी है वो चल रही है, तो ये चीज़ भी वो शो करता है। इट आइडेंटिफाइज द स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ एक्टिविटी और टास्क। ऑफ कोर्स ये क्या है, हमें स्टार्टिंग और एंडिंग जो डेट है वो भी हमें आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, पर्ट नेटवर्क डज नॉट डील वेरी वेल विद टास्क ओवरलैप। तो मतलब क्या है, ये अच्छे से डील नहीं कर पाता जब ओवरलैपिंग हो जाती है 2 टास्क के बीच में, ठीक है। पर्ट डज नॉट डिस्क्राइब विच एक्टिविटी आर नेसेसरी। और पर्ट जो है वो ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि कौन सी एक्टिविटी ज़रूरी है, ठीक है। जो एक्टिविटी ज़रूरी है तो ऑफकोर्स उसको कंप्लीट पहले करें, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। लास्ट है हमारी CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। जो मैंने क्रिटिकल पाथ बताया है वही चीज़ है ना, क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ ऑफ अ पर्ट चार्ट। पर्ट चार्ट का क्रिटिकल जो पाथ है फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज़ करते हैं। क्रिटिकल पाथ्स आर फाउंड बाय फॉलोइंग स्टेप टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ, है ना।
अब देखो किस तरह से स्टेप्स क्या है। फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर ईच टास्क। हर जो टास्क का है हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अर्लीस्ट टाइम, है ना। और अर्लीस्ट टाइम मीन्स क्या है कि जो हमने एस्टिमेट लगाया है, ठीक है, वो स्टार्टिंग टाइम। फाइंड द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मीन्स जो हमने गैस किया है या एस्टिमेट लगाया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूट लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर ईच टास्क बाय वर्किंग बैकवर्ड मीन्स लेटेस्ट टाइम क्या है, यानी एक्चुअल में जिस टाइम पे वो टास्क हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फाइंड टास्क हुज अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग time are same. These tasks must be start on time and hence are critical path. means क्या है, फिर हम ये देखेंगे, फाइंड करेंगे कि किसका अर्लीस्ट टाइम मीन्स जो हमने एस्टिमेट लगाया था, गैस किया था कि ये वाला जो टास्क है इस टाइम पे स्टार्ट होगा, और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एक्चुअल में जब वो टास्क स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों टाइम सेम होते हैं तो क्या होगा कि मतलब क्या कहा जाएगा, दीज टास्क मस्ट स्टार्ट ऑन टाइम में, मतलब वो जो टास्क है वो स्टार्ट ऑन टाइम यानी टाइम पर स्टार्ट हुआ है, एंड हैंस आर क्रिटिकल पाथ, तो यानी वो चीज़ क्या होगी आपकी क्रिटिकल पाथ। जब आपका अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम जब सेम हो तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ देखो टास्क 1 है वो अर्लीस्ट टाइम यानी Jan 1 2009, ठीक है। लेटेस्ट टाइम April 1 2009 मीन्स क्या है कि हमने अर्लीस्ट टाइम का क्या है, मतलब कि जो हमने एस्टिमेट लगाया है, गेस किया है कि हम इस टाइम पे ये टास्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, ठीक है। तो यानी ये दोनों सेम नहीं है, तो यानी क्रिटिकल पाथ नहीं है ये, ठीक है। टास्क 2 में देखो Jan 1 में हमने स्टार्ट एस्टिमेट लगाया था, अर्लीस्ट टाइम है हमारा, और एक्चुअल में हमने कब स्टार्ट कर दिया, 1 Jan को ही स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ है हमारा, ठीक है। अब देखो टास्क 3 है April 1 में हमने अर्लीस्ट टाइम लगाया यानी मीन्स हमने एस्टिमेट लगाया था, ठीक है, और लेकिन एक्चुअल में भी हमने स्टार्ट कर दिया अप्रैल में ही, तो हमारा यहाँ पे क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। ये समझ आया तुम्हें क्रिटिकल पाथ क्या होता है अब अच्छे से। नेक्स्ट देखो पर्सोनल प्लानिंग। पर्सोनल प्लानिंग मीन्स क्या है कि हमें ये देखना होता है, हम ये भी चीज़ भी तो देखनी होगी ना कि जो हम फेज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जो टास्क हम कंप्लीट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, है ना। तो पर्सोनल प्लानिंग बेसिकली डील विद टीम मेंबर्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, है ना। वंस the project scheduling is estimated and the schedule of different phase and tasks are known, staff requirement can be determined. मीन्स क्या है, जो भी हमने एस्टिमेट लगाया है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का, तो वहाँ से फेज़ डिफरेंट फेजेस में हमें ये भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना, स्टाफ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी हर फेज़ में। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग जब हमने रिक्वायरमेंट लगाई थी, रिक्वायरमेंट फेज़ था, जितनी रिक्वायरमेंट उसमें स्टाफ की थी वो बाद में कोडिंग में भी हमें उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी स्टाफ की, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर फेज़ में क्या है कि स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। उनमें क्या है, नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स अप एंड डाउन होते हैं। फ्रॉम द कोस्ट एंड ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट द नंबर ऑफ पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग the total effort by the overlap project duration, overall project duration of course कि ये देखो ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी, देखो यहाँ इस मेथड से आपको पता चलेगा, ये जो लाइन आपकी लिखी हुई है, तो हमें एवरेज जो स्टाफ है, एवरेज स्टाफ का जो साइज़ है, कितनी हमें रिक्वायरमेंट हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो कहाँ से पता चलेगी, एफ़र्ट, कितने एफ़र्ट लगेंगे हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, डिवाइड बाय प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यानी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या है, एवरेज स्टाफ साइज़, हमें एवरेज स्टाफ की जो साइज़ है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, हमें फाइंड आउट हो जाएगी। द स्टाफ रिक्वायरमेंट डू नॉट रिमेन सेम ड्यूरिंग ऑल द फेजेस ऑफ SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितने भी फेजेस हैं उनमें जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है हर फेज़ में सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। द
number of people is in a software project tend to following the Rayleigh curve as shown in figure 6.9। अब देखो यहाँ पे 6.9 में देखो क्या बता रहा है कि हमारे एफर्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे टाइम, ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट हमारी स्टार्ट हुई तो वहाँ पे एफर्ट हमारे क्या लगे, कम, धीरे धीरे हुआ। फिर प्लानिंग फेज़ में क्या हो गया, हमारे एफर्ट्स थोड़े से और ज़्यादा हो गए, ठीक है। फिर डिज़ाइनिंग फेज़ में क्या है, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगे। पीक पे हमारी आई कोडिंग फेज़, है ना। तो कोडिंग फेज़ में क्या हुआ, हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे। फिर धीरे धीरे करके फिर आती है हमारी टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस फेज़। यहाँ पे टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ में क्या है, हमारे एफर्ट कम हो गए। इट मीन्स एफर्ट अगर हमारे ज़्यादा हो रहे हैं ऑफकोर्स तो हमारी स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, है ना। तो देखो दैट इज़ द बिगनिंग एंड द एंड, फ्यू पीपल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, है ना। जब हमारा स्टार्ट हुआ और एंड हुआ तो देखो कितने, मतलब कुछ ही लोगों की हमें रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। द पीक टीम साइज इज रीच समवेयर नियर द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स मिडल, बिल्कुल जब कोडिंग है तो यानी हमारे प्रोजेक्ट के मिड में हम पहुंच जाते हैं, उसकी डेवलपमेंट के मिड में, है ना। This behavior occurs because only a few people are needed in the initial phase of requirement analysis and design. Of course कुछ ही लोगों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट से लेकर डिज़ाइनिंग के फेज़ तक। द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट पीक ड्यूरिंग कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। ऑफ कोर्स हमारी जो रिक्वायरमेंट है पीपल की, वो कहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कोडिंग में और टेस्टिंग में, ठीक है। अगेंस्ट ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन फ्यूअर पीपल आर रिक्वायर्ड। बाद में क्या है, टेस्टिंग लास्ट में जब टेस्टिंग आ जाती है, इंटीग्रेशन और लास्ट में जितने भी फेज हो जाते हैं वहाँ पे हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया है, एक तो हमने किया है टॉपिक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड दूसरा क्या है पर्सोनल प्लानिंग, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है।